जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीएस के पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ या जो भी आगामी परीक्षाएं हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। ठीक है, ये बेसिकली भारतीय राज्य व्यवस्था का ये वीडियो है। ठीक है, इसके पहले 7 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है। ठीक है, ये घटना चक्र की जो जीएस दृष्टि है उसी से ये रिलेटेड वीडियो है। ठीक है, उसी की ये पीडीएफ है और उसी को मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, पीडीएफ से पढ़ाना तो आप भी पढ़ सकते हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताता हूँ। मतलब पीडीएफ के अलावा भी मैं आपको बहुत सारी जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो उसको भी ध्यान से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, जो कि आपके आगामी परीक्षाएं में जो भी परीक्षाएं आएंगी, चाहे वो वीडियो की हो, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी का कोई सा एग्ज़ाम हो, सभी जगह काम आएगा। यूपीपीएससी आरओ में और इसमें तो काम आना ही है आपको। ठीक, तो इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, क्रम से देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ये 8वां है, इसके पहले जो है वो देख लीजिएगा आप। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप यहाँ आई पे क्लिक करेंगे तो भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो चैनल पर विजिट करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सीसैट के लिए आप देखिए, मैं बता देता हूँ अभी। सीसैट के लिए मैंने कुछ प्लेलिस्ट बनाई हुई है, टेलीग्राम चैनल पर फिर से शेयर कर दूँगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी उससे। ठीक है, हिंदी में आपको अच्छे खासे नंबर आप स्कोर कर पाओगे उससे। ठीक है, और मैथ्स रीजनिंग वाले भी आप कर ले जाओगे। आपको उसमें सिर्फ पासिंग मार्क ही चाहिए। ठीक है, 33%, ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए चिंता मत करिए, मैं थोड़े वीडियोस और डालूंगा उस पर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए देखते हैं। देखिए, इसके पहले मैंने पूरा वो केशवानंद भारती वगैरह का जो वाद है वो सब मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा पीछे वाले वीडियो में। आगे मैं शुरू करता हूँ यहाँ परीक्षा दृष्टि से। देखिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है। ठीक है, इसके प्रस्तावना में भी ये बात समझ में आती है, और राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है वो भी कहता है। ठीक है, कि भारत को जो है एक राज्य कल्याणकारी राज्य एक स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक, याद रखिएगा। तो ये कहाँ कहाँ दिया हुआ है वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, समान पारिश्रमिक अधिनियम संसद द्वारा पारित 1976 में ये पारित किया गया था, समान पारिश्रमिक वाला। ठीक है, सभी नागरिकों पुरुष व महिलाओं के लिए समान आजीविका साधन, ये भी है, ये अनुच्छेद 39 का में दिया हुआ है। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक है, बेसिकली ये सब क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए आप। कल्याणकारी राज्य का मतलब ये होता है कि आप जो नागरिक हैं वहाँ के, ठीक है, जो लोग हैं वहाँ के, उनका कल्याण सर्वोपरि हो, उनके कल्याण, उनके हित की बात की जाए, वो कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ और सिर्फ जो है जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है, उनका कल्याण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो उनका कल्याण भी होना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में ये चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, आपको उस तरीके से काम करना ही पड़ेगा, इसलिए ये सारी चीज़ें, प्रयास भी उसी तरीके से, उसी दिशा में प्रयास भी किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। तो अनुच्छेद जो 39 का में है वो ये समान आजीविका वाला है। ठीक, अनुच्छेद ये 39 खा क्या है, समाज के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व व नियंत्रण वितरण, ये सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य देख लेते हैं। देखिए, मूल कर्तव्यों की बात करते हैं। मूल कर्तव्य जो है वो इनिशियली जो जब संविधान बना था तो उस समय मूल कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, इनको जोड़ने का जो काम हुआ था ये 1976 में ये जोड़ा गया था। उसके पहले एक स्वर्ण सिंह कमेटी गठित की गई थी, बहुत बार पूछता है तो उसका नाम याद रखिएगा। ठीक है, उसने मूल कर्तव्यों पर सिफारिश दी थी, उस पर ये जो है काम हुआ, और मूल कर्तव्य जो है ये मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तो ये संविधान संशोधन और ये सारी चीज़ें याद रखना। मैचिंग में भी पूछता है कि, और वैसे भी पूछ सकता है आपसे, मतलब वन लाइनर में भी पूछ सकता है। तो देखिए, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, वो यहाँ पे जोड़ा गया था। और कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। ठीक, लेकिन एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे देखिए, जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो सिफारिश की थी वो मात्र 8 मौलिक कर्तव्यों की बात कही थी कि भैया ये 8 ही ऐड किए जाएँ। लेकिन सरकार ने जब संशोधन किया, लगाया, इसको ऐड किया मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो उसमें 10 हो गए। लेकिन अभी वर्तमान में 11वां मौलिक कर्तव्य, यानी 11 हैं टोटल। अगर अभी कोई पूछे आपसे, इस तरीके का प्रश्न पूछे कि अभी वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, तो 11 हैं। लेकिन अगर ये पूछे कि प्रारंभ में कितने थे, तो 10। ठीक है, और ये पूछे कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने कितने कर्तव्य बताए थे, सिफारिश की थी, तो 8।
तो ये अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं, बने भी हैं। आप अगर PYQ हल करते हैं, PYQ जरूर हल करिएगा, ठीक है। घटना चक्र के लिए आइए या शिल्पी प्रकाशन के लिए आइए, किसी की भी लिए आइए, लेकिन PYQ आप कर डालिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है। 60 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है अभी आपको UPPCS का प्री एग्ज़ाम। तो उसके लिए आप ये PYQ मत छोड़िएगा। PYQ छोड़ देंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए एक और कमेटी गठित की गई थी 1999 में, याद रखिएगा ये, ठीक है, GS वर्मा समिति। तो कई बार ये भी पूछता है कि निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्यों के लिए कौन सी कमेटी नहीं थी, तो आपको 2-3 कमेटी दे देगा, उसमें से ये वर्मा समिति भी रहेगी, ठीक है, एक वो स्वर्ण सिंह समिति रहेगी, ठीक। तो ये 11वां जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था? ये 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ठीक, उस समय ये जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फटाफट, परीक्षा के दृष्टि से देख लेते हैं। राज्य का जो नीति निषेध सिद्धांत है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन KT शाह ने कहा था। ये आपका मेंस में भी काम आएगा, अगर कहीं पे DPSP की बात आ जाए, उसकी आलोचना करने की आ जाए, तब आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक। मूल अधिकार व निषेध तत्वों में टकराव की स्थिति में अधिकार जो है वो जो मूल अधिकार हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये चंपकई दोराईराजन जो 1991 में केस हुआ था उसमें ये चीज़ कहा गया था कि जहाँ पर जैसे मौलिक अधिकार की बात होगी और बात होगी कि राज्य के नीति निषेध तत्वों की, तो उसमें मौलिक अधिकार को तवज्जो दी जाएगी, ठीक। मनरेगा ये क्या है भैया देख लो, तो ये अनुच्छेद 41 के तहत, 41 में क्या है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, इसी के तहत इसको जो है ये मनरेगा बनाया गया है। मनरेगा जो है आपको पता होगा ये 2005 में आया था एक्ट, नरेगा एक्ट था ये, पहले नरेगा था ये, इसमें बाद में जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 2009 से ये पूरे भारत में लागू हो गया था। शुरुआत तो इसकी 2006 से ही हो गई थी, लेकिन 2009 से पूरे भारत में लागू हुआ। कुछ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया था, लेकिन बाद में ये पूरे भारत में लागू हो गया था, ठीक है। तो ये याद रखना, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 41 में। देखिए कुछ की पॉइंट और कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद में आपको पूरे फंडामेंटल, देखिए 1 से लेकर के और 100 तक जितने भी अनुच्छेद हैं ये आपको कंठस्थ होने चाहिए, एकदम रटे होने चाहिए। ज़्यादा तक मतलब आप 200 तक रट लें तो भी अच्छी बात है। देखिए इसमें आपको रटना ही पड़ेगा। आप बार बार चीज़ों को देखेंगे, अपने सामने लिख लीजिए, 2 पेज चिपका लीजिए, छोटा छोटा लिख के 2 पेज चिपका लीजिए, तो 100-200 जितने भी आप उसमें लिख सकते हैं उनको लिखिए और उसको बार बार पलटिए। हर एक दूसरे दिन पे या मतलब एक ही दिन के अंतराल पे, अल्टरनेट डे पे आप उसको रिवीज़न करिए उसका, तभी आपको ये कंठस्थ हो पाएगा और ये आपको बहुत काम आएगा। आपको मेंस में भी काम आएगा, ठीक है, मेंस में भी आप इसको यूज़ कर पाएंगे और आपको प्री में तो करेगा ही करेगा। प्री में तो मुझे लगता है कि 8 से 10 सवाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ये आर्टिकल से ही आते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप PYQ उठा के, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो, ठीक। चलिए, तो ये भाग रोजगार का अधिकार, ये भाग 3 के मूल अधिकारों में नहीं है ये, ठीक है, याद रखना ये। चलिए मूल कर्तव्यों की बात कर लेते हैं। हमने अभी देखा मूल कर्तव्य तो कौन कौन से हैं, क्या है, क्या प्रावधान है, उसके बारे में सब दिया हुआ है इसमें। देखिए संवैधानिक प्रावधान इसका भाग 4 का में है, बहुत पूछता है, मैचिंग में आता है भाग 4 का। भाग 4 में जो है DPSP है, लेकिन भाग 4 का में आपका ये है मूल कर्तव्य। संविधान में ये लिया गया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से प्रेरित हुआ? तो ये जो सोवियत संघ था ये पहले, उससे प्रेरित हुआ, उसके संविधान से ही है, ठीक है। अनुशंसा हमने बता दिया आपको, स्वर्ण सिंह कमेटी। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। देखिए ये जो संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन, इसको लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। लघु संविधान संशोधन का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे इसमें इस संविधान संशोधन के जरिए बहुत सारे प्रावधान नए जोड़े गए, बहुत सारे बदले गए, ठीक है, कुछ नए जोड़े गए, कुछ में परिवर्तन किया गया, तो इसलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। ये वाला जो संविधान संशोधन हुआ था ये इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, तो ये भी एक याद रखिएगा। मेजर चीज़ इसमें ये याद रखिएगा कि इस संविधान संशोधन से SSID, सोशल सेकुलर इंटीग्रिटी और ये ड्यूटीज़, ये SSID करके अगर 4 शब्द याद रखेंगे आप, एक ट्रिक बना लीजिए, सोशल सेकुलर और इंटीग्रिटी और इधर ड्यूटी, ये 3 तो आपके कहाँ जुड़े गए? ये प्रस्तावना में जुड़े हैं, उद्देशिका में, ठीक है, प्रियम्बल में। और ये ड्यूटीज़ आपके भाग 4 का में जुड़े हैं, ठीक है, ये ड्यूटीज़ हो गई।
तो ये याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, एक आध क्वेश्चन आपको इसमें फंस जाएगा, मिल जाएगा इससे। ठीक, तो ये 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। प्रकृति इनकी क्या है, गैर वाद योग्य है, यानी कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक, इनकी संख्या अभी 11 है। 11वां कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया, याद रखना। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया आपको। अनुच्छेद 51 का क्या है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, इसी में ये सारे हैं ये। ठीक है, अनुच्छेद 51 का में ही बात किया गया है। संविधान, अब ये उसकी बात की गई है कि ये संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों संस्थाओं का आदर करें, राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करें, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्शों को प्रेरित करें, हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये सब याद रखिएगा, पूछता है ये। ठीक है, एक एक हैं ये सब, इनका क्रम ऐसे जैसे लिखे हुए हैं इसी क्रम में कई बार पूछ लेता है, और नहीं भी पूछता तो इस तरीके से पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार है, या मूल अधिकार है, या मौलिक कर्तव्य है, या डीपीएसपी है, इस तरीके से पूछ लेगा घुमा के। तो आपको याद होनी चाहिए, ये सारे याद रहना चाहिए आपको, नहीं याद करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे देख लीजिए इसमें कौन कौन से हैं। भारत की एक प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, अक्षुण्ण बनाए रखना, देश की रक्षा करें, आवाहन करने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, ये धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग के आधार पर सभी भेदभाव से परे हों। ठीक, सामासिक ये संस्कृति का गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण और इनकी बात करें। ठीक, ये भी है, पूछा जाता है ये। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये पूछा जाता है, मानववाद और ज्ञानार्जन। ठीक है, हिंसा से दूर रहें और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी के उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता से या संरक्षक जो है, ये 6 से 14 वर्ष की आयु वाले जो ये हैं, इनको और शिक्षा का अवसर, तो ये 6 से 14 वर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, ये वही जो 11वां जो जोड़ा गया था यही वाला है। ठीक, याद रखना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो शिक्षा का प्रबंध है वो माता पिता और या संरक्षक जो भी होगा वो करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा, अब चलिए ठीक है, वहाँ तक वो ख़त्म हो गया। अब आता है राष्ट्रपति, यानी कि जो कार्यपालिका, ये संघ की कार्यपालिका है, यहाँ से शुरुआत होती है संघ की कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका ये जो है यूनियन की एग्जीक्यूटिव है। क्या है, यूनियन की एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है, संघ की कार्यपालिका की बात करें तो इसमें आपके जैसे संसद में ये कौन कौन आएगा, राष्ट्रपति आ जाएंगे। ठीक है, संसद में आपका लोकसभा, राज्यसभा ये आ जाएगा, इनसे सब मिल के ये संसद बनती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अगर संसद की बात करोगे तो वो उसमें विधायिका आ जाएगी, विधायिका हो जाएगी, लेकिन ये कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका की बात हो रही है अभी इसमें। ठीक, जिसमें कि राष्ट्रपति, मंत्री और ये जो भी है प्रधानमंत्री, मंत्री, कैबिनेट और ये मंत्रिपरिषद, इन सब की बात होगी आगे। ठीक, तो देखिए राष्ट्रपति के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, पहली बात तो याद रखिएगा, पहला जो नागरिक होता है यही होता है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद जो है वो भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च पद है, यानी कि अगर कोई पूछे कौन सा सर्वोच्च पद है तो यही है। ठीक, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है, याद रखना। ठीक है, आगे ये दिया हुआ है इसमें कि संविधान में जो प्रावधान है राष्ट्रपति का, वो 52 से लेकर के 62 तक आपको ये मिलेगा इसमें। ठीक है, अलग अलग प्रावधान मिलेंगे। ठीक है, वो आगे हम देखते हैं, ये हमने बता ही दिया आपको। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए, अच्छा इसमें ये दिया हुआ है, देखिए एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से शुरू है, ये नीचे से है, ऊपर से नहीं, नीचे से पढ़िए तो समझ में आएगा। अनुच्छेद ये याद होना चाहिए भैया आपको, मैंने बताया ना कि 1 से लेकर 100 तक तो आपको कंठस्थ होना ही है, आगे जितना याद कर पाएँ वो आपकी मर्जी है, उसको भी याद करिए। क्योंकि जैसे आप क्या है भाई, आप एक संघ की कार्यपालिका के बारे में पढ़ते हैं, संघ, और एक जो राज्य वाला है उसको भी तो याद करेंगे आप। ठीक है, संघ की तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, राज्य की पॉलिटी नहीं पढ़ेंगे, तो राज्य वाला जो पार्ट है उसको भी पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी पढ़ के उसको भी उसके जितने भी आपके आर्टिकल हैं उनको भी याद करना है, जैसे 163 से लेकर के या 162 से लेकर के जहाँ तक आगे है पूरा। ठीक है, उसको सब आपको याद होना चाहिए। ठीक, क्योंकि वो भी आपको मेंस में काम आएगा लिखने के लिए। चलिए, तो ये देखिए 52 में क्या है, याद रखिएगा, 52 में एक भारत का राष्ट्रपति होगा ऐसा कहा गया है। 53 में क्या कहा गया है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है,
54 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 55 में क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है, आगे बताते हैं कि क्या है, कैसे रीति है। ठीक, 56 में क्या है, ठीक है, ये आपकी पदावधि के बारे में बात करता है कि 5 वर्ष की रहेगी पदावधि। इसमें निर्वाचन में देखो, ये 54 में बताया गया है, अनुच्छेद 54 और 55 में राज्य के अंतर्गत दिल्ली जो एनसीआर क्षेत्र है और पुदुचेरी, ये चूँकि हैं तो यूटी है, ठीक है, लेकिन इनको भी इनके राष्ट्रपति के जो चुनाव में है इनको भी शामिल किया गया है। ठीक, इनिशियली नहीं थे ये, इनका जो सम्मेलन हुआ है वो बाद में हुआ है। ठीक है, इनका जो बाद में संविधान संशोधन करके उसमें ये जोड़ा गया है यूटीज़, इन दोनों को, पुदुचेरी को और नई दिल्ली को। आगे बताएंगे कौन सा संविधान संशोधन है और कौन सा ईयर है। चलिए, 57 में है राष्ट्रपति पद के लिए जो किसी व्यक्ति के पुनर्निर्वाचन के लिए योग्यता या पात्रता। 56 में मैंने बता दिया पदावधि। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखना, पदावधि का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि 5 साल बाद, जैसे 5 साल हुआ और अगर कोई मतलब 5 साल आज ख़त्म हुआ तो आज बस वो इस्तीफ़ा दे के चला गया, ऐसा नहीं होता है। अनटिल अनलेस कि जब दूसरा जो राष्ट्रपति जो मतलब चुनाव होना है उसका चुनाव हो जाएगा, वो आएगा तभी वो रिलीव होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आज डेडलाइन यही है। मान लीजिए कुछ किन्हीं कारणों बस राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक पुराना वाला राष्ट्रपति बना रहेगा। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। वो ऐसा नहीं है कि वो चला जाएगा, हट जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ दी गई हैं। 59 में आपको राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या होनी चाहिए वो दिया गया है। 60 में शपथ प्रतिज्ञान की बात की गई है। देखिए, पहले मैंने बताया था इनिशियल उसमें, जब शुरू में पढ़ा रहा था इसमें क्लास में, तो मैंने बताया था कि इसके अलावा जैसे एक तो हो गया राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यपाल, ये हैं, इनका जो शपथ है, शपथ प्रतिज्ञान है, ये इनका अनुच्छेदों में दिया हुआ है। लेकिन अन्य जो मंत्री हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हों या सदस्य हों या अन्य मंत्री हों, संसद सदस्य हों, एमपी एमएलए जो भी हैं, उनका जो शपथ वाला है वो किस में है, वो आपका अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, आर्टिकल 3 में है, देखिएगा आप, मैंने बता रखा है। ठीक है, तो वो उसमें याद रखिएगा, कई बार पूछता है ये, तो ये याद रखना। ये 60 में इनका शपथ है और 61 में महाभियोग वाले उस पर चर्चा की गई है चलाने की। ठीक, और 62 में क्या है, राष्ट्रपति पद को रिक्तियां भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। यानी कि अगर मान लो कुछ आकस्मिक घटना ऐसे घट जाती है तो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव हो जाना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना, 6 महीने से ज़्यादा नहीं जाएगा ये। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया, मैंने बता दिया। निर्वाचन में देखते हैं आप, निर्वाचन में क्या है। तो निर्वाचक गण कौन कौन से होते हैं, एक मंडल बनाया जाता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एक निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है भैया, निर्वाचक मंडल। ठीक है, मंडल। तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग पहले। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। एक चीज़ याद रखना, निर्वाचित शब्द पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, कई बार शब्दों के साथ खेल जाता है। लिख देगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, तो सभी सदस्य नहीं होंगे भैया, सिर्फ जो निर्वाचन जिनका हुआ है वही होंगे, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों। जिनका निर्वाचन हुआ है वही आएंगे, मनोनीत वाले नहीं होंगे। मनोनीत जो सदस्य हैं वो इसमें नहीं शामिल होते, याद रखिएगा। और कितने मनोनीत किए जाते हैं, 12। ठीक है, याद रखना, ये जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं वो नहीं आते हैं। पहले तो यहाँ एंग्लो इंडियन भी होते थे लोकसभा में, अब तो वो प्रावधान ख़त्म कर दिया गया। तो अब जो राज्यसभा में जो सदस्य हैं मनोनीत वाले, नॉमिनेटेड वाले, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। ठीक, तो शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित सदस्य। और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, जैसे वो दिल्ली और पुदुचेरी की बात कर रहे हैं, इनके जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, याद रखिएगा। इनकी जो विधि है वो कैसी है, तो देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है ये। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और गुप्त मतदान होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में 2022 में राष्ट्रपति चुनाव पे मेंस में प्रश्न पूछा था। ठीक है, मेंस में आया था ये प्रश्न, तो याद रखिएगा। इस तरीके का प्रश्न बहुत, आप ये मत समझिएगा सिर्फ प्री के लिए ये महत्वपूर्ण है, मेंस में भी आपको काम आएगा ये। ठीक, चलिए, तो राष्ट्रपति हमने चुनाव के बारे में चर्चा कर लिया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि वो मेंस का टॉपिक है, किस तरीके से होगा उसके लिए मैंने एक अलग राष्ट्रपति का चुनाव वाला वीडियो बना रखा है। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ये पूरा जो विधि है वो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है। ठीक है, कि किस सांसद का
कितना वोट होगा, कितना उसका जो मत है वो कितने किसके बराबर है, राज्य के जो विधानसभा के जो एमएलए हैं उनका कितना है, कैसे है, ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेशन वगैरह होती है, वो सारा मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आप प्लेलिस्ट इसमें देखेंगे, अदरवाइज़ मैं इसमें डाल दूंगा ये इसमें, ठीक है। आई पे क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा। अब राष्ट्रपति पद हेतु अर्हताएँ देख लीजिए। तो भाई भारत का नागरिक होना ये तो आवश्यक ही है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुका हो, लोकसभा का सदस्य वाला जो योग्यता है वो सारी होनी चाहिए आपको, केंद्र और राज्य स्थानीय सरकार में लाभ के पद पर ना हो, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है लाभ का पद, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चुनाव में नामांकन कैसे क्या होता है देखो, तो इसमें क्या है, उम्मीदवारों के जो प्रस्तावक हैं और अनुमोदक हैं उनकी संख्या देखिए कैसे है, तो कम से कम 50 होनी चाहिए, ठीक है। निर्वाचक जो प्रस्तावक हैं ये, चाहे वो एमएलए हों या एमपी हों, सब कुल मिला के वो कम से कम 50 होने चाहिए, ठीक है, प्रस्तावक और अनुमोदक, ठीक। जमानत राशि कितनी है ये पूछा भी जाता है, जमानत राशि कितनी होती है, 15,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। जमानत राशि की जब्ती, जैसे आपने जब कुल वोट डाले गए, कुल डाले गए मतों में 1/6 भाग से कम अगर मत प्राप्त करेंगे तो आपकी ज़मानत जब्त हो जाएगी। बोलते नहीं ज़मानत जब्त हो गई, तो वही है ये। ज़मानत जब्त होने का मतलब ये नहीं है कि उनको जेल में डाल के ज़मानत नहीं दिया, ऐसा नहीं है। ये जो पैसा है वो जब्त हो जाता है, ठीक। तो ये याद रखना। आप देखिए वो ग्राम पंचायत जो प्रधान का चुनाव होता है वहाँ से लेकर के और प्रेसिडेंट तक के चुनाव में ये वाला प्रावधान है। और प्रधान का चुनाव होता है तो उसमें बहुत कम होता है। कमेंट करके बताइए कितना होता है प्रधान वाले चुनाव में, कितना होता है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता के बारे में देख लेते हैं हम। तो देखिए राष्ट्रपति के जैसे रिक्तता कैसे हो सकती है, एक तो वो त्यागपत्र दे सकता है, ठीक है, तब रिक्त हो सकता है पद। एक उस पर महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं, ठीक है, या उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया गया, या उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई, दुर्घटना हो गई कुछ, तब खाली हो सकता है। तो ये इन सब में सारी स्थिति में ये 6 महीने के अंदर ही चुनाव हो जाता है, ठीक, याद रखना ये। अब महत्वपूर्ण देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, मैंने बता दिया ये, तो ये मनोनीत सदस्य नहीं लेते और इधर विधान परिषद वाले भी नहीं लेते हैं, ठीक, याद रखना ये, विधान परिषद वाले नहीं लेते हैं, विधानसभा वाले लेते हैं, और ये विधान परिषद के सदस्य नहीं जाते हैं उसमें भाग लेने, ठीक। इनके बारे में देखिए, वेतन तो इनका 5 लाख रुपए है वेतन, ठीक है, और भारत की संचित निधि पर भारित होता है, याद रखिएगा, ठीक। पूछता है ये उपराष्ट्रपति। अब देखिए ये त्याग पत्र देगा तो किसको देगा, ये त्याग पत्र देगा तो ये उपराष्ट्रपति को देता है। क्यों देता है वो भी याद रखिए आप लोग। उपराष्ट्रपति को इसलिए देता है कि लोकसभा वो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में इसकी सूचना तुरंत जो है वो लोकसभा अध्यक्ष को भी देगा और वो राज्यसभा में भी वो अपना संबोधित कर देगा वो, ठीक है, बता देगा उनको भी। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को पहुंचा देगा, और राज्यसभा में वो उसका वो रहता ही है, ठीक है, सभापति, तो वो बता ही देगा। इस आधार पर चुनौती नहीं कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, जैसे मान लीजिए अभी जैसे यूटी, मान लो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में मान लो अभी सरकार को भंग कर दिया जाए, या आप इसका उदाहरण लीजिए जम्मू कश्मीर का ले लीजिए, जेएनके का, ये निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने के बारे में बता रहा हूँ। तो जम्मू कश्मीर पहले तो स्टेट था, अभी यूटी है, तो यूटी है, लेकिन देखिए जब चुनाव हुए थे, ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ या किसी राज्य में चुनाव नहीं हुआ, वहाँ पे एमएलए एमपी नहीं है, वहाँ के जो वो भंग कर दी गई है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो रिक्त माना जाएगा, मतलब वहाँ का निर्वाचक मंडल पूरा नहीं है इसलिए नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना है जो है उसी में चुनाव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, उसको आप चुनौती नहीं दे सकते उसके आधार पर, ठीक है। संबंधित सभी विवाद की जाँच या फैसले जो है वो उच्चतम न्यायालय में होते हैं, ये भी याद रखिएगा, पूछा भी जाता है ये। राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, बता ही दिया आपको, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, ठीक, ये ध्यान रखना भैया, ठीक है। नेतृत्व कौन करता है, नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। संवैधानिक प्रावधान इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है, संविधान अनुच्छेद जो 61 है उसमें दिया हुआ है। कारण क्या क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ जो है वो संविधान का उल्लंघन अगर कर रहा है राष्ट्रपति, तभी आप उस पर महाभियोग लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल के लगा दिया। होता क्या है, संसद के दोनों सदनों अलग अलग कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से ये पारित होना चाहिए, ठीक है। संसद के किसी भी सदन में ये प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि लोकसभा या राज्यसभा में, दोनों सदनों में आ सकता है ये, ठीक है। आप उनको नोटिस पहले देंगे 14 दिन के पूर्व कि भैया हम इस वजह से या आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं, ठीक है। तो वो हो सकता है कि अगर उनको लगे कि भाई ये हाँ ठीक है ये ऐसा हुआ है, तो वो
अपना त्यागपत्र दे देंगे तो ये लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए उनको 14 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है। नोटिस पर हस्ताक्षर कौन करता है? तो संबंधित सदन, जो भी सदन में पहले आया, मान लो राज्यसभा में आया या लोकसभा में आया, तो वहाँ कम से कम 1/4 सदस्य, याद रखना। ठीक है। अगर मान लो एक चौथाई सदस्य, कितने भी हैं, जितने सदस्य होते हैं उनमें से 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर करके वो नोटिस भेजेंगे। ठीक, तभी वो जो मान्य होगा, नहीं तो नहीं मान्य होगा। 1/4 से कम होंगे तो नहीं होगा। ठीक है। कार्यकारी शक्तियाँ देख लेते हैं। राष्ट्रपति की कई सारी शक्तियाँ होती हैं। कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, विधायी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है। आपके न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, आकस्मिक शक्तियाँ होती हैं। ठीक है। कुछ उसकी जो है अपने विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं, वित्तीय शक्तियाँ होती हैं, ये सारी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं, कार्यकारी शक्तियाँ देख लेते हैं कैसे है। तो संघ का की कार्यपालिका शक्ति हमने बताया ये राष्ट्रपति में निहित होती है, 53(1) में लिखा हुआ है। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य जो है वो इन्हीं के नाम से होते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही होता है कोई भी कार्य होगा। तो अनुच्छेद ये 77 में ये लिखा हुआ है। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा की गई समस्त नियुक्तियाँ, न्यायाधीशों की नियुक्तियों को छोड़ करके ये सभी नियुक्तियाँ वो करता है इस तरीके से। ठीक है। ये कार्यकारी शक्तियों में ही आता है। अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना एवं उनका प्रशासन करना, ये भी वही है, कार्यकारी शक्तियों में ही। इसके लिए क्या होता है आप बताइए कमेंट करके। इसके लिए चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसके लिए जो वो कोलेजियम सिस्टम है, ठीक है, कोलेजियम सिस्टम सिफारिश करता है राष्ट्रपति को और फिर उनकी नियुक्ति होती है न्यायाधीशों की। ठीक है। विधायी शक्तियों में देखो जो विधायी शक्तियों में क्या क्या आता है, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये अनुच्छेद 85 याद रखना। ये संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण, ये 87 में होता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। विधेयकों पर अनुमति, ये 111। अध्यादेश जारी करना 123। ये सब याद रखना, ये पूछे जाते हैं। ये इनके जो अनुच्छेद हैं इनको सबको रट्टा मार लीजिएगा, इसमें रट्टा ही मारना है। जहाँ समझाने वाला, जहाँ आपको लगेगा मुझे कि आपको समझाना है, समझ में नहीं आएगा चीज़, कुछ क्लिष्ट भाषा या कुछ ऐसी दिख जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा ये। ठीक है। न्यायिक शक्तियों में देखो, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, बता ही दिया हमने आपको, कोलेजियम सिफारिश करता है और ये नियुक्त कर देते हैं। क्षमादान की शक्ति भी होती है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। ठीक है। क्षमादान का बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत बहुत लोग जिनको फांसी हुई है या उम्र कैद होती है वो राष्ट्रपति के पास जाते हैं लेकर के। ठीक, ये क्षमादान जो है शक्तियाँ, ये इनका उपयोग अगर किसी को क्षमादान देना भी है ना तो वो कैबिनेट की सिफारिश पर ही करते हैं। ठीक है। बाकी ऐसे अपने आप नहीं कर सकते वो। ठीक, याद रखना। ये उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति, ये अनुच्छेद बहुत पूछा जाता है, 143 याद रखिएगा। आकस्मिक शक्तियों में देखिए क्या है, तो आकस्मिक शक्तियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 352 के तहत, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता 356 की घोषणा कर सकते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा 360 अनुच्छेद, हालांकि अभी तक कभी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है। तो ये याद रखना। वित्तीय शक्तियों में देखो, वित्त विधेयक जो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही आते हैं, वित्त विधेयक जो अनुच्छेद 110 के तहत, वार्षिक वित्तीय विवरण जो बजट है, बजट आता है, वो भी ये पेश होता है इन्हीं की अनुमति से ही। ठीक है। 112 राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही आकस्मिक निधि जो होती है उसमें 267 से पैसे निकाल सकते हैं आप। ठीक है, जो निकालते हैं। वित्त आयोग का गठन भी करता है ये वित्तीय शक्तियों में, अनुच्छेद 280 याद रखना भैया, ये बहुत पूछता है वित्त आयोग। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से संपन्न होते हैं। जहाँ भी देखिए आप कहीं भी जाते हैं, ये प्रधानमंत्री गए या विदेश मंत्री गए या कोई अन्य मंत्री गए, वो सब जहाँ भी जो भी जाते हैं, सब जितने भी समझौते करते हैं वो देखते होंगे आपने, फाइल पे साइन करते हुए देखा होगा आपने ना, तो वो सब उसमें राष्ट्रपति के नाम पे ही समझौता होता है। वो साइन वो भले करते हैं, फॉर करके वो उसमें सारी चीज़ें लिखा रहता है, वो राष्ट्रपति के नाम पे ही रहता है वो। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति ये राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना सर्वोच्च कमांडर यही हैं सेना के। अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों में भारत का प्रतिनिधि करते हैं। राजदूत व उच्चायुक्तों को भेजना है, उनका स्वागत करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, याद रखना ये सब चीज़। भारत के राष्ट्रपति कौन कौन रहे, कब कब रहे, वो देख लीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे हैं। ठीक, याद रखना। 26 जनवरी 1950 से 1962 तक रहे हैं ये, तीसरी बार नहीं लड़े हैं ये। ठीक है, पहले यही रहे हैं। ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद कौन रहा है, तो उसके बाद आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो याद रखिएगा। फिर जाकिर हुसैन। इनका क्रोनोलॉजी पूछता है भैया, क्रोनोलॉजी में पूछ लेगा तो याद रखिएगा। सबसे पहले कौन रहा, क्या रहा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ये रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर आपके ये जाकिर हुसैन, फिर ये वीवी गिरी। ठीक है, वीवी गिरी का नाम भी याद रखिएगा। फिर बीच में वो एक ऐसा टाइम आया था जबकि न्यायमूर्ति जो
CJI थे उस समय के, इनको ये संभालना पड़ा था। ठीक है, फिर वीवी गिरी बने ये ऐसा क्यों हुआ था बता देता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, ये कार्यवाहक बने थे, तो ये कार्यवाहक ये उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति से इनको राष्ट्रपति, चूँकि ये इनकी जो है वो डेथ हो गई, ठीक है, जाकिर हुसैन साहब की, तो ये थे ये अपना उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से ये बन गए राष्ट्रपति, ठीक है, और उपराष्ट्रपति वाला पद खाली हो गया। उपराष्ट्रपति वाला पद खाली हो गया। अब इनको लड़ना था राष्ट्रपति का चुनाव, तो इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के पद से इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया और राष्ट्रपति वाला तो इन्होंने जब दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, तो ये भी खाली हो गया। तो अब बनेगा कौन भाई? तो ये फिर जस्टिस ये M हिदायतुल्लाह, इनका नाम याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये। तो 20 जुलाई से 24 अगस्त के बीच ये रहे हैं, इस समय इतने दिनों तक ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, ठीक है, याद रखना। फिर ये देखिए 24 अगस्त को ये फिर बन गए, ये चूँकि ये इनको चुनाव लड़ना था इसलिए वो छोड़ दिया था पद इन्होंने, ठीक। डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद रहे उसके बाद, ठीक है। फिर ये कई बार ये पूछा जाता है, इसी बीच में आपातकाल लगा था, याद है, ठीक है, 25 जून 1975 डेट याद रखना, ठीक है। अभी इसको कौन सा डेट घोषित किया है आप बताइएगा, भारत सरकार ने अभी इस 25 जून को कौन सा दिवस घोषित किया है ये। फिर BD जत्ती कार्यवाहक बने इसके, ठीक है। फिर नीलम संजीव रेड्डी फिर यहाँ पे बने ये ज्ञानी जैल सिंह, तो याद रखिएगा इस तरीके से। अभी जो लेटेस्ट हैं, आपको पता है कि ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ठीक है, तो ये अभी आपके राष्ट्रपति यही हैं, महामहिम, ठीक, याद रखिएगा। इनकी क्षमादान शक्तियों के बारे में याद कर लीजिएगा। 72 जो है ये अनुच्छेद 72 के तहत है। अगर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जो है 161 के तहत, ठीक, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। इसमें क्षमा है, क्षमा में क्या है कि दोषी को दंड या दंडादेश निर्भरताओं को पूर्णतः समाप्त कर दिया, भाई क्षमा दे दिया, एकदम से ख़त्म सारी चीज़, ठीक है, जैसे उसने कोई अपराध किया ही नहीं। लघुकरण कर देता है, दंड के स्वरूप को बदल दिया, यानी कि अगर आपको मान लीजिए दंड का स्वरूप कैसे बदला जाएगा, आपको बोल दिया कि आजीवन ये सशक्त कारावास ऐसे करके, तो उसमें आपको कुछ ढील दे दी जाएगी, उसका स्वरूप बदल दिया जाएगा, ठीक है। और प्रविलंबन क्या है, दंड विशेषकर मृत्यु दंड पर स्थायी रोक लगा दिया जाता है, वही है प्रविलंब कर दिया है, नहीं रोक दिया इस तरीके से, ठीक है। विराम, दोषी को मूल रूप से दी गई सज़ा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में, मान लीजिए कोई महिला है, वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसको उस स्थिति में उसको बोला जाएगा कि भाई ठीक है, इनको थोड़ा सा रोक के फिर इनका जो वो है शुरू कर दो, मतलब इनका जो बच्चा हो जाएगा या उसके बाद इनको उनकी जो सज़ा है वो पूरा करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। परिहार क्या है, तो परिहार दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना अवधि को कम कर देना। जैसे आपको 4 साल या 5 साल की या उम्र कैद आपको बामुशक्कत बोलते हैं ना, उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, तो बामुशक्कत तो रहेगा, यानी कि आपको उसमें काम धाम तो सब सारा करना पड़ेगा और जो भी चीज़ें हैं वो करना पड़ेगा, आपको उसकी अवधि कम कर दी जाएगी। उम्र कैद से हो सकता है कि 4 साल कर दिया जाए, 2 साल कर दिया जाए, 3 साल, ठीक है, तो उसकी नहीं, इसमें अवधि नहीं कम होगी, ठीक है, आपकी वो प्रकृति, एक मिनट, परिहार में है दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, हाँ, उसकी प्रकृति नहीं बदली जाएगी, लेकिन आपको उसकी जो अवधि है वो कम कर दी जाएगी, ये चीज़ है, ठीक है। राष्ट्रपति की वीटो पावर भी होती है। वीटो पावर क्या है भैया, तो देखिए एक आत्यंतिक वीटो होता है, एक पॉकेट वीटो होता है, एक होता है निलंबनकारी, समझिएगा। किसी विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना आत्यंतिक वीटो है, यानी कि कोई विधेयक गया, जब संसद से, लोकसभा से, राज्यसभा से कोई विधेयक पारित होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस पर अगर मुहर लगाता है, अपनी हस्ताक्षर करता है, तभी वो अधिनियम बनता है, नियम बनता है, ठीक है। लेकिन अगर वो अपने पास इसको रोक ले, ठीक है, अपनी राय सुरक्षित रख ले, तो ये आत्यंतिक वीटो हो जाता है। पॉकेट वीटो, वो क्या करेगा, कोई निर्णय नहीं लेगा, यानी कि वो जेब में रख लिया एक तरीके से, ठीक है, आया और रख लिया जेब में, जाओ, बताएगा ही नहीं कुछ। निलंबनकारी क्या होता है, किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज दिया, यानी उसमें कुछ सुधार करना है, बोल देगा भाई इसको देखिए फिर से, ठीक है, तो वो निलंबनकारी हो गया, ठीक, तो ये याद रखिएगा। चलिए, अभी वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये 35 मिनट का हो चुका है ऑलरेडी, तो 55 पेज तक यहीं रखते हैं, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाले में करेंगे, ठीक है। तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।